हेलो दोस्तों, आपका इस आईएएस सर्वोदय में स्वागत है। आज हमारा 7 दिसंबर आज का जो टॉपिक होगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, आप लोगों के सामने डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। जो आपको आगामी जो हमारे एग्जाम है 68 बीपीएससी पीटी, 69 बीपीएससी यूपी पीसीएस और आपका यूपीएससी का भी एग्जाम है। तो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। कृपया आप इसको, अगर अभी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कृपया ईमानदारी पूर्वक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि जो भी आगे आने वाले जो हमारे नोटिफिकेशन होंगे वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो क्या होगा कि आपको आसानी से प्राप्त हो सकेगा नोटिफिकेशन आपको, इसलिए आपको शेयर और सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। आगामी जो वही एग्जाम है, जैसे कि अगर 68 अभी हमारा जो 68 बीपीएससी का आपका रिवीजन बैच चल रही है, स्टार्ट है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको भी अगर 68 बीपीएससी अगर आप दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छा साबित होगा आपके लिए। ठीक है। चलिए आज का टॉपिक हम जरूर डिस्कस करते हैं। और आज हमारा आंदोलन भी है, बीपीएससी प्रोटेस्ट भी चल रही है, तो इस पर भी थोड़ा फोकस रहेगा। चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारा आज से संसद सत्र स्टार्ट होने जा रही है। संसद सत्र भी स्टार्ट होगा, इसमें कौन कौन से विधेयक पास होंगे उसके बारे में भी आपको डिस्कस करेंगे। ठंड में भी गर्म रहेगी संसद, ये भी है, इसका टॉपिक का नाम है। टॉपिक जो हेडलाइंस दिया गया है कि ठंड में भी गर्म रहेगी संसद, शीतकालीन सत्र आज से। अगर बात करेंगे इसमें क्या होगा, कौन कौन से इसमें आपको 23 विधेयक पारित कराने की तैयारी है। संसद शीत सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान दोनों सदनों की 17 बैठक होंगी। सत्र में सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटाने का लक्ष्य रखा है। सरकार की योजना 23 विधेयकों को पारित कराने की, संसद में 35 विधेयक लंबित भी हैं। इसमें 7 विधेयक पर सरकार संसद में चर्चा कराएगी और पारित करेगी। 16 नए विधेयक भी सरकार पेश करेगी और चर्चा के बाद उन्हें पारित कराने का प्रयास करेगी। संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है कामकाज के लिहाज से। वैसे तो ये सत्र सिर्फ 17 दिनों का ही है, लेकिन कांग्रेस सहित विपक्षी दल जो है उसे मंगलवार को सर्वदलीय बैठक में जिस तरह का रुख दिखाया, उससे लग रहा है कि ये सत्र जो है गर्म रहने का अनुमान है। हालांकि गतिरोध की आशंका कम है। गुजरात और हिमाचल जो चुनाव है उसका चुनाव का भी असर सत्र पर भी दिखेगा। इसके परिणाम 8 दिसंबर को आ रहे हैं। कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दलों ने चुनाव आयुक्त की एक दिन की नियुक्ति। चीन के साथ क्या कहते हैं, चीन के साथ सीमा पर जो तनाव बढ़ रहा है उसके लिए भी बात हुई है। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर भी फिर से समीक्षा की, जैसे विषयों पर सरकार से चर्चा की मांग की है। चुनाव परिणामों पर जिस तरह महिलाओं का असर दिख रहा है उसे देखते हुए तृणमूल कांग्रेस, जदयू जैसे दलों ने महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा की बात कही है। सरकार ने संसद के सुचारू संचालन के लिए सभी मुद्दों पर चर्चा करने का भरोसा दिया है। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे चीजें। अगला है, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का हमारा क्या कहते हैं वक्तव्य है कि सभी को अनाज मिले, यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति है कि किसी को भी भूखा नहीं सोना चाहिए। उसने केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने को कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो कानून है NFSA के तहत खाद्यान्न अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। जस्टिस MR शाह और हिमा कोहली की पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया है ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के साथ ताजा रिपोर्ट दें। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि अनाज अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। न्यायालय कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों की कठिनाइयों से संबंधित जनहित मामले पर सुनवाई कर रहा था। अदालत ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है, हम यह न कह रहे कि इससे केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान लोगों तक अनाज पहुंचाया है, हमें यह भी देखना होगा कि व्यवस्था जारी रहे। आगे है आपका जो आज का जो टॉपिक है, इसमें मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे का जो टॉपिक है टेरर टर्निंग फंडिंग। टेरर जो है फंडिंग है, आतंकवाद का आधार, इसे रोकना जरूरी है। अर्जित डोभाल जो हमारे जो है क्या कहते हैं ये इसके हैं, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं हमारे NSA के, अर्जित डोभाल, उनका कहना है अगर देखा जाए तो ये जो बदलते वैश्विक जो स्वरूप है, हमारे विश्व का जो हालात है, उसमें मध्य एशिया जो है आपका, मध्य एशिया का जो क्षेत्र है, भारत ने आर्थिक व रणनीतिक हितों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। आपको जानकारी है कि हाल ही में भारत G20 का अध्यक्ष बने हैं भारत। ऐसे में मंगलवार को मध्य एशिया के 5 देश हैं, मध्य एशिया के कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने के साथ भारत की सुरक्षा बैठक ने न सिर्फ अहम रही, बल्कि इन देशों के जरिए भारत ने पाकिस्तान और चीन की नीतियों को सामने लाने में कोई कोताही नहीं बरती है।
जो दीर्घकालिक हितों के खिलाफ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसएस अजीत डोभाल ने अध्यक्षता में हुई इस बैठक में इन देशों के बीच सहमति बनी है कि वे अफगानिस्तान को आतंकवादी गतिविधियों के केंद्र नहीं बनने देंगे। बैठक में डोभाल ने कहा कि टेरर फंडिंग आतंकवाद का आधार है, टेरर फंडिंग को रोकना हम सभी को एक समान प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि अफगानिस्तान आतंकवाद की स्थली न बने, इसके लिए सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। डोभाल ने क्या कि भारत इस पूरे क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी को प्राथमिकता के तौर पर लेता है। भारत इन देशों के साथ सहयोग बढ़ाने, निवेश करने और परियोजनाओं को लागू करने के लिए तैयार है। भारत और मध्य एशिया देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की तरफ से यह अपील भी की गई है कि किसी भी देश के लिए अफगानिस्तान की जमीन आतंकवाद के लिए किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। यह सीधे तौर पर पाकिस्तान की तरफ संकेत है, जिसकी नीति हमेशा अफगानिस्तान को अस्थिर कर रखने और उसके जरिए भारत के हितों को असर डालने की है। आगे बात करेंगे, केंद्रीय गृह सचिव ने कश्मीर के हालात की समीक्षा की है। आतंकी संगठन की ओर से अगर देखा जाए तो 56 कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की सूची जारी करने के बाद राष्ट्रीय केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने घाटी में सुरक्षा के हालात की समीक्षा की है। बैठक में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आईबी, रॉ और एनआईए और केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रमुख अधिकारी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भी हिस्सा लिया है। आगे चलेंगे, कहा जा रहा है कि मिशेल जो है भारतीय होता तो उसे अब तक जमानत मिल गई होती, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से सवाल किया कि वह विदेशी नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को कब तक सलाखों के पीछे रखेगी। अगर वह भारतीय होता तो इस तरह की परिस्थितियों में अब तक जमानत मिल जाती। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में सीबीआई और ईडी की जांच का सामना कर रहे मिशेल ने अपनी जमानत याचिका खारिज को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा है कि एक बात हमें चिंतित कर रही है कि 250 से अधिक गवाहों के बयान होने हैं, मगर आरोपित सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की कभी एक भी मंजूरी नहीं दी गई। इस संबंध में प्राथमिकी 2013 में दर्ज की गई थी और मुकदमा शायद ही आगे बढ़ा हो। शीर्ष अदालत ने कहा कि मिशेल 4.5 साल से जेल में है केवल इसलिए कि वह एक विदेशी है। चीफ जस्टिस ने सीबीआई की ओर से पेश एडिशनल सोलिसिटर जनरल एसबी राजू से कहा कि आप इसे कब तक हिरासत में रखेंगे, वह एक विदेशी नागरिक है। यदि वह एक भारतीय नागरिक होता तो इस तरह की परिस्थितियों तो उसको अभी तक जमानत मिल जाती। ठीक है, आगे चले। आर्थिक नीति जो है हमारा, कहा जा रहा है कि आर्थिक नीति की न्यायिक समीक्षा से सीमित दायरे का अर्थ यह नहीं कि हम चुप बैठ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि आर्थिक नीति के जो मामले हैं उसमें देखो, न्यायिक समीक्षा सीमित दायरे का मतलब यह नहीं है कि अदालत जो है हाथ बांध कर चुप बैठ जाएगी। साथ ही यह भी कहा सरकार किस तरह से निर्णय लेती है उसकी कभी भी पड़ताल की जा सकती है। शीर्ष अदालत जो है 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार द्वारा घोषित नोटबंदी को चुनौती देने वाली जो 58 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि अस्थायी कठिनाइयाँ थी और वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग भी है, लेकिन एक तंत्र था जिसके जरिए उत्पन्न हुई समस्याओं का समाधान किया गया। जस्टिस एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि आर्थिक नीति के कानूनी अनुपालन की संवैधानिक अदालत द्वारा पड़ताल की जा सकती है। पीठ ने कहा कि अदालत सरकार द्वारा दिए गए फैसले को गुण दोष पर नहीं आ जाएगी, लेकिन वह हमेशा उस तरीके पर गौर कर सकती है जिस तरह से फैसला लिया गया था, महज इसलिए कि यह एक आर्थिक नीति है। इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत हाथ बांध कर चुपचाप बैठ जाएगी। पीठ ने यह भी कहा जहां तक फैसले के गुण दोष को संबंध है तो यह सरकार पर है, वह अपनी बुद्धिमत्ता से यह जाने कि लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या है, लेकिन रिकॉर्ड पर क्या लिया गया, क्या सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था, हम सब इस पर गौर कर सकते हैं। पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब रिजर्व बैंक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जो जयदीप गुप्ता ने नोटबंदी की कवायद का बचाव करते हुए कहा कि निर्णय लेने में कोई प्रक्रियात्मक चूक नहीं हुई थी। उन्होंने कहा जब तक असंवैधानिक नहीं पाया जाता तब तक आर्थिक नीति के उपायों की न्यायिक समीक्षा का समर्थन नहीं किया जा सकता। आर्थिक नीति बनाने में आर्थिक रूप से प्रासंगिक कारकों को विशेषज्ञों पर छोड़ दिया जाता है। याचिकाओं की ये दलील कि नोटबंदी के दौरान नागरिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, उसका खंडन करते हुए रिजर्व बैंक ने वकील ने कहा कि अर्थव्यवस्था में फिर से मुद्रा का प्रवाह बढ़ाने के लिए विस्तृत उपाय किए गए थे। आगे है हिंद महासागर क्षेत्र में देखा गया चीन का जासूसी जहाज। बंगाल की खाड़ी में भारत द्वारा लंबी दूरी की बैलिस्टिक जो मिसाइल है के परीक्षण के से पहले चीन का जासूसी जहाज युआंग वांग 5 हिंद महासागर के क्षेत्र में दाखिल हो चुका है। जहाज विभिन्न निगरानी और खुफिया उपकरणों से लैस है। सूत्रों ने बताया कि बैलिस्टिक मिसाइल और सेटेलाइट निगरानी में सक्षम चीनी जहाज जो है की आवाजाही पर भारतीय नौसेना नजर रखे हुए है। फर्जी इंटरनेट मीडिया पोस्ट निष्पक्ष चुनाव के लिए बन रही चुनौती। सीईसी का है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त
राजीव कुमार ने मंगलवार को कहा कि फर्जी इंटरनेट सोशल मीडिया जो है पोस्ट से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रभावित हो सकता है। चुनाव प्रबंधन की देखरेख वाली ज़्यादातर संस्थाओं के लिए साझा चुनौती है। जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने सदन निर्वाचन सदन पहुंचकर अधिकारियों से मुलाकात की थी। इस दौरान कुमार ने भी कहा कि लोकतंत्र की जो अवधारणा है भारत के ऐतिहासिक प्रसंगों और परंपराओं में बहुत गहराई तक निहित है। और भारत के चुनाव की व्यापकता को उल्लेख करते हुए कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग जो कैसे 95 करोड़ मतदाताओं और 11 लाख मतदान केंद्रों को लेकर पूरी चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। चुनाव आयोग की ओर से जारी बयान के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि 1 करोड़ से अधिक चुनाव कर्मियों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। आगे बात करेंगे, नहीं बंटेगी पुरस्कारों की रेवड़ी, सिर्फ 3 कैटेगरी में होंगे अवार्ड। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका, क्योंकि केंद्रीय मंत्रालय की समीक्षा के बाद विभिन्न मंत्रालय और विभागों में पुरस्कारों की रेवड़ियां बांटने पर पाबंदी लगाई जाने लगी है। इसी क्रम में कृषि मंत्रालय के अधीन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने अपने पुरस्कारों को सीमित करने का फैसला किया है। ICAR फिलहाल 20 कैटेगरी में 159 अवार्ड बांटता है, जिसे कैटेगरी घटाकर 3 कर दिया। इन पुरस्कारों की जगह केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों और शोधान संस्थानों, डीम्ड यूनिवर्सिटी, कृषि विज्ञान केंद्रों, केविको को अवार्ड यानी पुरस्कार की जगह इनकी रैंकिंग का सुझाव दिया गया है। आगे अगर बात करें हम नेक्स्ट टॉपिक का, तो नेक्स्ट टॉपिक में आपका है आगे नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें, कहा जा रहा है कि स्टैटिस्टिक्स का आपका टॉपिक होगा। यहाँ पे इसको मैंने टिक नहीं लगा पाया था। यह है कि IIT की तकनीक से नवीना लैब ऑन स्पॉट होगा टेस्ट। ये स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक होगा आपका। IIT खड़गपुर जो है उसकी तकनीक को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल सर्जन मंजूरी दे दिया है। संक्रमण रोग, हीमोग्लोबिन, ओरल कैंसर जैसे टेस्ट की पेशकश की तकनीकी तकनीक तो दूरदराज और संसाधन की कमी का सामना करने वाले क्षेत्रों में अब बीमारियों की पहचान के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। IIT जो खड़गपुर के प्रोफेसर है सुमन चतुर्वेदी ने तकनीक की सहायता से जांच की एक किफायती मॉडल पेश किया। इसकी मदद से लैब और तकनीक के बिना कई तरह के टेस्ट ऑन स्पॉट किए जा सकते हैं। आगे है भारत अमेरिका नौसेना के विशेष बल का गोवा में संयुक्त अभ्यास। मतलब अगर बात करें तो भारतीय नौसेना मार्को और अमेरिकी नौसेना के सील्स कमांडो गोवा में संयुक्त अभ्यास में जुटे हुए हैं। ज्ञात हो कि भारतीय संयुक्त नौसेना अभ्यास संगम का यह 7वां संस्करण है। 7वां संस्करण है ये युद्धाभ्यास का। अगर आगे बात करें हम नेक्स्ट टॉपिक की, तो पारदर्शी द्वारा नई न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, ये भी आपका अच्छा टॉपिक है। चुनावी प्रधान, ये तो चुनाव से रिलेटेड है। आगे बात करेंगे, भारत के नेतृत्व से विश्व के कल्याण का राह आसान, ये अमेरिकी राष्ट्रपतियों का वहाँ का बयान है। आगे बात करें इकोनॉमिक्स पेज में कि मूल्यांकन में कमी से यूनिकॉर्न की संख्या घटकर आपका 85 हो गई। क्या? तो बीते कुछ महीनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में आ रहे उतार चढ़ाव का जो भारतीय यूनिकॉर्न के मूल्यांकन का बड़ा नकारात्मक असर पड़ा है। इस वजह से भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 100 से घटकर 85 पर आ गई है। $1 अरब से ज़्यादा मूल्यांकन वाले स्टार्टअप को यूनिकॉर्न कहा जाता है। मतलब $1 अरब से जो ज़्यादा मूल्यांकन वाले स्टार्टअप है उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। हालांकि कुल यूनिकॉर्न के मामले में भारत अभी भी दुनिया भर में तीसरे स्थान पर है। मतलब देखेंगे इसमें तो 704 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका शीर्ष दुनिया प्रथम स्थान पर है। 100वां यूनिकॉर्न भारत को इस वर्ष मई में मिला था। बात करें $1 अरब मूल्यांकन वाला स्टार्टअप होता है यूनिकॉर्न। 14 नए यूनिकॉर्न बने भारत में जनवरी से जून 2022 के दौरान। 2 यूनिकॉर्न ही बन पाए जुलाई से सितंबर 2022 के दौरान। अगर बात की जो है स्पेस एक्स सबसे ज़्यादा मूल्यांकन वाला यूनिकॉर्न। मतलब फिनबोल्ट की रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स $127 अरब के मूल्यांकन के साथ यूनिकॉर्न में शीर्ष पर बनी हुई है। वहीं $95 अरब के मूल्यांकन के साथ पेमेंट कंपनी स्ट्राइप जो है दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया कि $1 अरब के मूल्यांकन के साथ भी अधिकांश कंपनियां लाभप्रद बनने के लिए बाहरी वित्त पर निर्भर है। आगे हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था पर बढ़ा भरोसा। मतलब अगर देखा जाए तो चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय इकोनॉमी किस तरह से प्रदर्शन करेगी, इसको लेकर वैश्विक एजेंसी का रुख बदला नजर आ रहा है। मंगलवार को विश्व बैंक ने 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को बेहतर बताते हुए 6.9% करार दिया है। इससे पहले अक्टूबर में विश्व बैंक ने विकास दर 6.5% रहने की बात कही थी। अक्टूबर में विश्व बैंक ने आगाह किया था कि यूक्रेन पर रूस के हमले और वैश्विक मौद्रिक शक्ति से भी आर्थिक प्रदेश पर दबाव बन सकता है या बनेगा। हालांकि विश्व बैंक ने वर्ष 2023 के लिए भारत के जो विकास दर के अनुमान को 7% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंकिंग का कहना है, रिजर्व बैंक का, कि इस साल वैश्विक स्तर की मंदी का भारत पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने की संभावना है। बढ़ते कर्ज के मौजूदा स्तर को भी विश्व बैंक ज़्यादा खतरनाक नहीं मानता है।
आगे बढ़ेंगे। फिंच ने 7% का अनुमान स्थिर रखा, मतलब फिंच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर को अनुमान को 7% का पर बरकरार रखा है। इसने कहा कि भारत इस साल उभरते बाजारों में सबसे तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल करने वाला देश हो सकता है। हालांकि रेटिंग एजेंसी ने अगले 2 वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को घटाया। उसने कहा कि भारत वैश्विक आर्थिक झटकों से खुद को बचाने में कुछ हद तक सक्षम रहा है, लेकिन यह वैश्विक गतिविधियों से पूरी तरह से जूता नहीं रहेगा। कहा जा रहा है कि पिछली बार जो आरबीआई ने भी घटाया था अनुमान, मतलब आरबीआई की तरफ से बुधवार को मौद्रिक समीक्षा रिपोर्ट जारी होने वाली है, जिसमें भारत के विकास दर के ताजे अनुमान के बारे में बताया जाएगा। पिछली रिपोर्ट में आरबीआई ने भी विकास दर अनुमान को 7.2 से घटाकर 7% किया था, और वित्त वर्ष की शुरुआत में तो आरबीआई ने 7.8% की ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया था। आगे बात करेंगे हम। दुनिया का ग्लोबल हब बनने की राह पर भारत, ये अनुराग कश्यप है, ठीक है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत जो है वैश्विक ड्रोन बनने हब बनने की राह पर है। केंद्रीय युवाओं को ड्रोन प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करने के लिए लगातार निवेश कर रहा है, ठीक है। यही नहीं, देश में अवैध खनन को रोकने और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए भी ड्रोन तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मंगलवार को आयोजित एक कार्यक्रम में अनुराग ने कहा कि ड्रोन प्रौद्योगिकी में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। भारत को अगर देखा जाए तो भारत को 2023 में कम से कम 1 लाख पायलटों की आवश्यकता होगी। उन्हें कहा कि 6,000 करोड़ का रोजगार ड्रोन क्षेत्र में 1 वर्ष में सृजित किया जा सकता है। अगर बात करें, उन्हें ये भी कहा कि ड्रोन तकनीक से क्या क्या होगा। ड्रोन तकनीक से क्या होगा कि ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देना सुशासन और जीवन सुगमता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज रक्षा, आपदा प्रबंधन, कृषि, पर्यटन, फिल्म और मनोरंजन के क्षेत्र में ड्रोन तकनीक जरूरी है। खेतों में कीटनाशकों, नैनो उर्वरकों के छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाता है, और स्वामित्व योजना के तहत गाँवों में ड्रोन के जरिए जमीन और मकानों की मैपिंग भी की जा रही है। उभरती अर्थव्यवस्थाएं, भारत के डिजिटल बदलाव के को दोहराने की इच्छुक, मतलब G20 शेरपा जो है हमारे, ये क्वेश्चन आपको आउट है। ये क्वेश्चन आपका 68 में पूछा जा सकता है, G20 के शेरपा कौन है। तो ये आगामी जो भी एग्जाम आप देंगे उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन है। G20 के शेरपा कौन है, G20 की अध्यक्षता भारत ने कब से संभाला है, या भारत ने यूएनएससी में कब से अध्यक्षता की, कौन सी डेट में संभाला है। ये सब क्वेश्चन आपका 3-4 क्वेश्चन है, वैसे 1-2 क्वेश्चन तो 100% है कि आपको आउट है 68 पीटी के लिए। इसको आप नोट करके रखेंगे आराम से, अच्छे से। यह आयोजित बैठक में आधार, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे डिजिटल बुनियादी ढांचे में भारत की पहल को सराहा गया है। कई सदस्यों ने अन्य में मॉडल को दोहराने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। और आगे कहा जा रहा है कि अमिताभ कांत ने कहा, और जो शेरपा है G20 के, उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता के तहत G20 शेरपा की पहली बैठक में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में शुरू किए गए कोरोना टीकाकरण अभियान को लागू करने संबंधी कोविन ऐप और 50 करोड़ लोगों को बीमा कवर देने वाली आयुष्मान भारत योजना जैसी डिजिटल पहल पर ही प्रकाश डाला गया है। उन्होंने कहा कि भारत ने जो किया है उसमें बहुत रुचि दिखी है, और उसे बहुत प्रशंसा भी मिली। सभी ने कहा कि इस मॉडल को दोहराने की जरूरत है। मुझे लगता है कि यह एक कहानी है जो निश्चित रूप से बाद के दौर में बड़े पैमाने पर आगे बढ़ेगी। अगर चलें तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर पराजित हो सकता है आतंकवाद। ये कंबोज, रुचिरा कंबोज हमारे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि है। ये आपका IR और ये PT का भी ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो ये हमारा रुचिरा कंबोज है। उसने इराक पर बैठक को संबोधित करते हुए कहा है, भारत अभी तक वैश्विक जो चुनौती है, वैश्विक चुनौती साबित हो रहे हैं। आतंकवाद को केवल एकजुट और जीरो टॉलरेंस नीति से ही पराजित किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कही है कि आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वालों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएं, तभी इससे मुक्ति मिल सकेगी। कंबोज ने ये भी कहे, उन्होंने कहा कि आपने सभी रूपों और तरीकों से आतंकवाद वैश्विक चुनौती बना है। इसे एकजुट और जीरो टॉलरेंस नीति से पराजित किया जा सकता है। इराक की सरकार इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत के विरुद्ध संघर्ष में जुटी है। वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से संघर्ष के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। आगे चले हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा ये IR का टॉपिक था। तो आज का टॉपिक अगर हम देखा जाए तो आपका यही तक था चाहिए। तो आज का टॉपिक को आपने देखेंगे और शुरू से लास्ट तक जरूर वीडियो देखेंगे, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप अभी तक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी आगे आने वाले नोटिफिकेशन होंगे आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो आगे आने वाले बहुत सारे हमारे कार्यक्रम हैं, बहुत सारे कोर्स करवाए जाएंगे, वो भी आपको नोटिफिकेशन में मिलते रहेंगे चीज़ें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सब सारी भी जो एक्टिविटी है, सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलते रहेगी नोटिफिकेशन से। इसलिए आपको शेयर और सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है। तब तक के लिए धन्यवाद। तब फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।